हेलो गाइस, वेलकम टू रोजगार सवेरा। डिस्कस करेंगे 7 नवंबर के करंट अफेयर विद स्टैटिक जी के। फर्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनुगरम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी इस अभयारण्य से होकर बहती है। दयामबाग नामक एक 12 मासी धारा नदी अभयारण्य को दो भागों में विभाजित करती है। तेलंगाना राज्य में कुल 3 नेशनल पार्क हैं और ये सभी हैदराबाद के आसपास स्थित हैं। तो इन्हें देखते हैं। पहला इसमें कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, दूसरा है महावीर हरीना वनस्त्री नेशनल पार्क और तीसरा है मेरगवानी नेशनल पार्क। ये तेलंगाना के नेशनल पार्क। तेलंगाना की सीमा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका से स्पर्श होती है। इसके अलावा इसकी सीमा ओडिशा से स्पर्श नहीं होती है। कई बार ओडिशा भी ऑप्शन में दिया होता है, तो तेलंगाना की सीमा ओडिशा से स्पर्श नहीं होती है। ये फैक्ट भी हमें याद रखना है। इसके अलावा तेलंगाना की सीट्स भी देखते हैं। जैसे तेलंगाना में 7 राज्यसभा सीट हैं, 17 लोकसभा सीट हैं और 119 विधानसभा सीट हैं। यानी यहाँ पे 7 राज्यसभा सीट हैं, 17 लोकसभा सीट हैं और 119 विधानसभा सीट हैं। ये फैक्ट भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वायरस नेटवर्क का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इस वायरस का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो ग्लोबल वायरस खतरों को रोकना और नियंत्रित करना इसका प्राथमिक उद्देश्य। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल वायरस नेटवर्क का प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने वाली बीमारियों को रोकना और नियंत्रित करना है। इसका उद्देश्य मानव रोगों के वायरल कारणों पर चिकित्सा अनुसंधान और प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष तक इस्पात उत्पादन क्षमता को दोगुना करके 300 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2030 तक का लक्ष्य है भारत का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने 2030 तक अपनी इस्पात उत्पादन क्षमता को 300 मिलियन टन तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य देश को वैश्विक स्तर पर इस्पात उत्पादन में अग्रणी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बनाएगा। इसके अलावा 2030 तक और क्या क्या लक्ष्य हैं भारत सरकार के? तो 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 2030 तक प्राप्त करना भारत सरकार का लक्ष्य है। इसके अलावा 50% ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से यानी नवीकरणीय स्रोतों से 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को प्राप्त करना है। इसके अलावा 1 अरब टन कार्बन उत्सर्जन में कमी 2030 तक प्राप्त करना है। 1 अरब टन कार्बन में कमी भी 2030 तक है। इसके अलावा 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन 2030 तक वित्त वर्ष 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना है। और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जीडीपी के मामले में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना भी है। अभी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूएसए है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना है। नेक्स्ट है, इसमें कुपोषण उन्मूलन का भी लक्ष्य 2030 तक रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीडा ने छत्तीसगढ़ में किस देश को फोर्टिफाइड चावल कर्नेल की पहली निर्यात खेप भेजी है? फोर्टिफाइड चावल कर्नेल की पहली निर्यात खेप भेजी है, तो ये कोस्टारिका में भेजी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने छत्तीसगढ़ राज्य में मध्य अमेरिकी देश कोस्टारिका को फोर्टिफाइड चावल कर्नेल की पहली निर्यात खेप भेजी है, जो कृषि निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके मुख्य बिंदु भी देखते हैं। जैसे एपीडा की फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी फुल फॉर्म, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। और ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और इसके वर्तमान अध्यक्ष श्री अभिषेक देव हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देना और विकास करना। इसके अलावा एपीडा के तहत कौन कौन से प्रमुख उत्पाद आते हैं जिनको वो निर्यात करता है और प्रमोशन करता है? तो चाय, कॉफी, मसाले, फल एवं सब्जियां, दालें, मीट और पोल्ट्री, बासमती चावल और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ, ये सब एपीडा के अंतर्गत आते हैं। ये कोस्टारिका है जो कि एक मध्य अमेरिकी देश है। इसके अलावा एपीडा के अंदर पीपल्स चटनी, पापड़, जैविक खाद्य पदार्थ भी आते हैं। एपीडा की प्रमुख भूमिकाएं क्या है? तो कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता मानक तय करना, निर्यातकों को वित्तीय सहायता एवं तकनीकी मार्गदर्शन देना और बाजार अनुसंधान एवं व्यापार
प्रचार कार्यक्रम आयोजित करना, लेबोरेटरी गुणवत्ता प्रमाणन की सुविधा उपलब्ध कराना, ये इसके प्रमुख कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया किस तारीख को भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी समारोह का शुभारंभ करेगा? तो ये 7 नवंबर को करेगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो 7 नवंबर 1924 को बंगाल हॉकी संघ का गठन किया गया था, जिसे भारत में पहला संगठित हॉकी संघ माना जाता है, जिससे देश में हॉकी प्रशासन की नींव पड़ी थी। भारत हॉकी का 100 साल पूरा होने का शताब्दी समारोह नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में मनाया जाएगा। ओलंपिक में भी हॉकी का काफी अच्छा योगदान रहा है, तो भारत पुरुष हॉकी टीम की ओलंपिक में शानदार इतिहास रहा है। भारत ने ओलंपिक में कुल 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, इनमें सबसे पहला 1928 में जीता था। ये कई बार पूछा जाता है कि 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में। 1928 से 1956 तक लगातार 6 बार भारत ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, यानी 1928 से 1956 तक लगातार भारत ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। और हॉकी के महान खिलाड़ी कौन है? तो मेजर ध्यानचंद। इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट चीता के तहत अगले महीने बोत्सवाना से कितने चीते भारत में लाए जाएंगे? तो इसके तहत 8 चीते भारत में लाएंगे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। बोत्सवाना जो कि एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है, भारत में चीतों की आबादी को फिर से स्थापित करने के लिए चलाए जा रहे प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से 8 चीते भारत में लाए जाएंगे। यह कदम चीता संरक्षण के प्रयासों को और मजबूत करेगा। 1952 में विलुप्त हो चुके चीतों को फिर से यहाँ पे विकसित करना या उनका प्रोजेक्ट चीता को आधिकारिक तौर पर 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर लॉन्च किया था। और इस परियोजना का प्रकार क्या है? तो दुनिया का यह पहला अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण वन्यजीवी स्थानांतरण प्रोजेक्ट है, जिसमें एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में बड़े मांसाहारी जानवरों को लाया गया है। तो इसमें किस किस देशों से चीते लाए गए थे? नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद अब बोत्सवाना से भी लाए जा रहे हैं। तो 3 अफ्रीकी महाद्वीप से देश हो गए, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना। चीतों को भारत में मुख्य रूप से कूनो नेशनल पार्क में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, श्योपुर और इसके अलावा गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इनमें छोड़ा गया है। कूनो के अलावा चीतों को दूसरे घर के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। दूसरे घर कौन से? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और श्योपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसने अपना पदभार ग्रहण किया है? तो ये संजय गर्ग ने किया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। संजय गर्ग ने भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स भारत में वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रीय मानक निकाय है। यह किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ये ISI मार्क, यह मार्क उत्पादों को गुणवत्ता और सुरक्षा का प्रतीक है, जिसमें BIS द्वारा लाइसेंस दिया जाता है। इसके अलावा हॉल मार्किंग, तो सोने और चांदी के आभूषणों, कलाकृतियों को हॉल मार्किंग लागू करना। अनिवार्य प्रमाणन, सरकार जनहित में सुरक्षा, उपभोक्ता स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए कुछ उत्पादों के लिए BIS प्रमाणन को अनिवार्य कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व, तो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO और अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल्स कमीशन IEC भारत का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो इनके मुख्य कोच कौन है? अमोल मजमूदार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ये हैं। और हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भारत का पहला वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप जीता है। ये कहां पे हुआ था? तो नवी मुंबई में। वहां पे भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा के अपना पहला ODI वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगाविल झील जैसे हाल ही में भारत का 94वां रामसर स्थल घोषित किया है, किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बिहार राज्य के कटिहार जिले में स्थित है। यह एक ऑक्सबो लेक है, या जिसे गोकुल झील भी बोलते हैं। ये नदियों के घुमावदार बहाव के प्राकृतिक रूप से बनती है गोकुल लेक। नदियों के बीच में, तो ये गंगा और महानदी नदियों के बीच में स्थित है। गंगा नदी और महानंदा नदी के बीच में स्थित है। मानसून के दौरान झील में बाढ़ के पानी के माध्यम से इन दोनों नदियों से जुड़ जाती हैं। रामसर कन्वेंशन के बारे में और जानते हैं।
तो गोगाबिल झील का सबसे पहले बिहार सरकार द्वारा 2019 में से सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया। इसके अलावा रामसर कन्वेंशन तो यह आंध्र भूमियों के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह संधि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर किए गए थे। इसलिए 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, विश्व रामसर दिवस भी मनाते हैं 2 फरवरी को। विश्व आंध्र भूमि दिवस 2 फरवरी को हर साल विश्व आंध्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आंध्र भूमियों को बचाना जो पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत इसका सदस्य कब बना, तो 1982 में भारत इसका सदस्य बना था रामसर कन्वेंशन का, रामसर सम्मेलन का। भारत में राम स्थलों की संख्या 94 हो गई है नवंबर 2025 तक, और वर्तमान में तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है। भारत में सबसे पहले चिल्का झील जो कि ओडिशा में स्थित है, और केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में स्थित है 1981 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। चिल्का झील स्थित खारे पानी की एक लैगून लेक है, और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य है। सबसे बड़ा रामसर स्थल, तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन वेटलैंड है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, और सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका वेटलैंड है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अक्टूबर 2025 में भारत का दौरा किया था? तो ये कीर स्टारमर हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इस यात्रा के दौरान उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापारिक, आर्थिक और व्यापार समझौते सहित भारत यूके संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान दिया। और ये किस पार्टी के नेता हैं? तो लेबर पार्टी के नेता हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।